बर्फीले पहाड़ों पर बहू का लटकता हुआ रसोई ढाबा। सुरेश, जोर लगा मेरे भाई, दरवाजा धकेल। बाहर की हवा तो सीधे हड्डियों को चीर रही है। अगर दरवाजा खुला रह गया तो हम सब जम जाएंगे। पूरी ताकत लगा रहा हूं भैया। दरवाजे के बाहर बर्फ का पहाड़ जमा हो गया है। ये तो टस से मस नहीं हो रहा। दोनों भाइयों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद किया। देवदार के इस गांव में 4 दिन से भयंकर बर्फबारी हो रही थी। घर के अंदर पूरा परिवार इस जमा देने वाली ठंड से बचने की जद्दोजहद कर रहा था। राधा, तू बाहर छज्जे की तरफ जा और थोड़ी साफ बर्फ खुरच कर ले आ। घर में पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। नल में भी एक बूंद नहीं है। अभी लाती हूँ दीदी। नल तो पूरी तरह जम चुके हैं। कल तो बाहर का पाइप भी चटक गया था, इतनी भयंकर ठंड से। राधा ने मुश्किल से खिड़की खोली। बाहर की हवा चाकू की तरह चुभी। उसने पतीले में बर्फ भरी और उसे बुखारी पर रख दिया। पीने का पानी इसी बर्फ को पिघलाकर बन रहा था। मीना, ये लकड़ियां सील गई हैं क्या? धुआं बहुत हो रहा है। मेरी तो आंखें जलने लगी हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब ठंड से ही मर जाएंगे। लकड़ियों में बहुत नमी आ गई है माँ जी। बाहर रस्सियों पर भी इतनी बर्फ है कि सूखी लकड़ी लाना नामुमकिन है। कहिए तो थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दूं? तेल बचाकर रख बहू। बिजली के तार टूटे हुए हैं। रात को लालटेन जलानी है। अगर तेल खत्म हुआ तो रात भर इस जमा देने वाले अंधेरे में रहेंगे हम। लालटेन तो मैंने एकदम चमका दिए हैं बाबूजी। बस शाम होते ही थोड़ा तेल डालकर जला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। रमेश और सुरेश बर्फ झटकते हुए बुखारी के पास बैठे। गौरी ने दोनों को जड़ी बूटियों वाला गरम कहवा दिया। गर्माहट से उनके चेहरों पर थोड़ी जान आई। छत की बर्फ तो मैंने हटा दी है भैया, पर नीचे अपनी भेड़ें भूख से रंभा रही हैं। मुझे अपनी कमर में रस्सी बांधकर खिड़की से नीचे लटक कर जाना पड़ा था। भेड़ों का चारा तो छोड़िए सुरेश भैया, इंसानों का राशन भी खत्म होने वाला है। मैंने अभी हिसाब देखा, आटे का बस एक आखिरी कट्टा बचा है। सिर्फ एक कट्टा? मतलब 3 दिन बाद हम क्या खाएंगे? क्या बर्फ पिघलाकर पेट भरेंगे इतना? नीचे शहर का रास्ता 10 फुट बर्फ में दब चुका है। पैदल चलने का तो सवाल ही नहीं। अब हमारा शहर से जुड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ऊपर हवा में लटकती वो केबल कार। बात पूरी होते ही घर के ऊपर गुजरने वाली मोटी केबल तार जोर से हिली। तूफान के कारण एक लाल केबल कार ठीक उनके घर के ऊपर हवा में रुक गई। अरे कोई है? भाई साहब, माँ जी, कुछ पीने का पानी या गरम मिलेगा क्या? बच्चे भूखे हैं कल रात से। इस हवा में लटकी डिब्बी में हमारी जान निकल रही है। बेचारे इस बर्फ में कई घंटों से फंसे हैं। काश मैं इन्हें अपनी रसोई से गर्मागर्म जंगली मशरूम के पराठे खिला पाती। हम खिला सकते हैं राधा, बिल्कुल खिला सकते हैं। बस हमें थोड़ा अलग सोचना होगा। कैसे भाभी? क्या हम उड़कर ऊपर जाएंगे? बिना रस्सी के तो बाहर एक कदम रखना भी मौत है। हम उड़ेंगे नहीं महेश, अपनी रसोई को हवा में लटकाएंगे। वो सामने पुराने देवदार के 2 पेड़ देखो। अगर हम मोटी रस्सियों से उनके बीच एक ढाबा बांध दें तो मुसाफिरों को सीधा खाना दे सकते हैं। आइडिया जबरदस्त है भाभी। मैं अपनी पुरानी साइकिल के पहिए और लोहे के तारों से एक पुली बना दूंगा। एक टोकरी में खाना रखकर रस्सी से खींचकर सीधा कार तक भेजेंगे। हाँ, और हम खुद रसोई तक कैसे जाएंगे? मैं घर की बालकनी से लेकर उस लटकते ढाबे तक एक मोटी स्लाइडिंग रस्सी बांध दूंगा। सबको अपनी कमर में हुक फंसाकर हवा में लटक कर ही ढाबे तक जाना होगा। हे भगवान, तुम सब पागल हो गए हो क्या? हवा में रसोई, रस्सी पर लटक कर खाना बनाओगे? अरे खाई में गिरे तो लाश तक नहीं मिलेगी। और इस ढाबे के लिए राशन आसमान से गिरेगा क्या? माँ, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वैसे भी भूखे ही मरेंगे। ये लोगों की जान बचाने और हमारी कमाई दोनों का मौका है। राशन मैं लेकर आऊंगा। इस तूफान में राशन कहाँ से लाओगे भैया? बाहर तो रास्ता ही नहीं है। जंगल के पार वाले पंचायत गोदाम से। गर्मियों में मैंने बोरियां छिपाई थीं। चल महेश, कनस्तर ले ले, कमर में रस्सी बांध लेना। जंगल? भैया, बर्फ में भालू बाहर आ जाते हैं। हम राशन लेने जाएंगे और खुद उनका राशन बन जाएंगे। परिवार का पेट पालना है तो ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। हिम्मत कर मेरे भाई, चल।
रमेश और महेश कमर से रस्सी बांधकर बर्फीले तूफान में निकल पड़े। बर्फ कमर तक धसी थी और चलना बेहद मुश्किल था। तभी एक गुफा के पास भारी पैरों की आहट आई। भैया, वो क्या है? डर के मारे मेरी तो टांगे जम गई हैं। मुझसे भागा नहीं जाएगा। धुंध के बीच से एक विशाल भूरा पहाड़ी भालू सामने आ गया। भूख से बौखलाया भालू गुर्राता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। महेश, भागना मत। वो डिब्बे निकाल और लोहे के डंडे से जोर जोर से पीट, शोर कर। महेश ने कांपते हाथों से टिन के डिब्बे पीटे। रमेश ने फुर्ती से मिट्टी के तेल वाली मशाल जला दी। रमेश आग की लपटों को घुमाते हुए शेर की तरह दहाड़ता है। हट, पीछे हट, जा यहां से। आग और तेज शोर से भालू घबरा गया। वो पलटा और जंगल के अंधेरे में भाग गया। दोनों ने राहत की सांस ली। हे बद्री विशाल, आज तो हम ही सच में उसका राशन बनने वाले थे भैया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। हिम्मत रखेगा तो भगवान भी साथ देगा। चल जल्दी, राशन उठा, अंधेरा हो रहा है। दोनों भाई पीठ पर भारी बोरियां लादकर रस्सी के सहारे बर्फ में गिरते पड़ते घर लौटे। राशन देखकर परिवार में नई ऊर्जा आ गई। आटा, तेल, चाय पत्ती सब आ गया। मैंने अपनी चरखी बिल्कुल तैयार कर ली है भैया, बस इसे वहां फिट करना है। मैंने बालकनी से पेड़ तक जिपलाइन बांध दी है। अब मैं ढाबे के फट्टे बांधने जा रहा हूँ। रस्सियों को ऐसा कसूंगा कि तूफान भी नहीं हिला पाएगा। गणेश ने कमर पर रस्सी बांधी और तेज हवाओं के बीच देवदार के पेड़ों पर मजबूती से फट्टे बांध दिए। दिनेश ने बेहतरीन पुली सिस्टम सेट कर दिया। अरे धर्मपाल भाई, बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चों को क्या पागलपन का दौरा पड़ा है? हवा में झूल रहे हैं रस्सी पकड़कर, हड्डी भी नहीं मिलेगी किसी की। ये पागलपन नहीं, मेरे बच्चों की मेहनत की रोटी है। तुम बस अपने घर में बैठो और तमाशा देखो। कुछ ही घंटों में हवा में लटकती रसोई तैयार थी। भारी चूल्हा जंजीरों से लटकाया गया। गौरी ने कमर में हुक फंसाया और रस्सी पर फिसलते हुए ढाबे तक पहुंच गई। राधा और मीना भी उसके पीछे पीछे ढाबे पर आ गईं। वाह दीदी, हवा के तेज झोंकों से तो आग और भी बढ़िया जल रही है। पानी भी तुरंत उबलने लगा। हेलो रमेश भाई, एक पीली कार भेज रहा हूँ। सवारियाँ बहुत भूखी हैं। मैं कार को तुम्हारे ढाबे के पास लाकर धीमा कर दूंगा। ठीक है राजू भाई, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप कार भेज दीजिए। सब अपनी अपनी पोजीशन लो। छोटी, दूरबीन निकाल। राधा, जल्दी से आटा गूंद। आज इन्हें जंगली मशरूम के पराठे खिलाएंगे। दीदी, धुंध के बीच से पीली कार आ रही है, तैयार हो जाइए सब। पूरा परिवार मशीन की तरह काम करने लगा। तेज बर्फीली हवाओं के बीच गुच्छी वाले पराठे सिकने लगे। ढाबे से उड़ती खुशबू बर्फीली हवा में घुल गई। हवा में ढाबा, वो भी रस्सियों पर टिका हुआ। आप लोग वहां तक पहुंचे कैसे? भाई साहब, गर्मा गर्म चाय मिलेगी क्या? ठंड से कुल्फी बन गए हैं हम। हमारी जिंदगी इन्हीं रस्सियों पर ही लटकी है भाई साहब। अभी मिला खाना। दिनेश, पुली ढीली कर। मीना, चाय पर फॉइल लगा। मैंने टोकरी में बिल और खुले पैसे पहले ही रख दिए हैं दीदी। दिनेश और गणेश ने चरखी घुमाई। टोकरी हवा में खिसकती हुई सीधे कार की खिड़की तक पहुंच गई। 10,000 फुट की ऊंचाई पर गरम चाय और जंगली मशरूम के पराठे। जादू कर दिया आपने। ये पैसे और टिप रखिए। अगर आपकी ये चरखी ना होती तो हम तो आज भूखे ही मर जाते। मुसाफिर खुशी खुशी आगे बढ़ गए। ये आइडिया काम कर गया। रोज सुबह रस्सी पर लटक कर रसोई तक जाना उनकी आदत बन गई। तभी दूर दूसरी लाइन पर एक कार फंसी दिखी। भाई साहब, हम दूसरी लाइन पर हैं। 3 दिन से लटके हैं। रस्सी के बिना तो हम हवा में ही मर जाएंगे। कुछ फेंको हमारी तरफ। आप घबराइए मत अंकल जी, मैं रस्सी से टोकरी को आपकी तरफ झुलाकर फेंकता हूँ। आप बस खिड़की से हाथ बाहर रखना। गणेश ने टोकरी में खाना रखा और उसे पेंडुलम की तरह झुलाकर दूसरी कार की तरफ फेंका। टोकरी कार की खिड़की पर जा लगी। मुसाफिर ने टोकरी पकड़ी, पैसे रखे और गणेश ने रस्सी खींच ली। लोग तालियां बजाने लगे। एक दिन भारी बर्फबारी के बीच अचानक मुख्य चरखी जाम हो गई। भैया, चरखी जाम हो गई है। बैरिंग के अंदर बर्फ जम गई है। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, पर टोकरी आगे नहीं जा रही। जल्दी कुछ कर दिनेश, कार के अंदर बच्चे भूख से रो रहे हैं। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं जाता हूँ भैया, मुझे रस्सी पर जाना आता है। मैं अभी बर्फ तोड़ कर आता हूँ। गणेश ने बेल्ट मुख्य रस्सी में फंसाई
और हवा में लटक गया। तेज हवा उसे खाई की तरफ धकेल रही थी। उसने खिसक कर पुली तक पहुंचकर बर्फ तोड़ी और तेल डाला। बर्फ टूट गई है, अब खींचो दिनेश, जोर लगाओ। पुली घूमी और टोकरी मुसाफिरों तक पहुंच गई। पीछे आ रही कार में एक फूड ब्लॉगर ने ये सब कैमरे में कैद कर लिया। लटकते ढाबे की हिम्मत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों, आज मैं दुनिया के सबसे खतरनाक और असली ढाबे पर हूँ। यहाँ ये परिवार रस्सी से लटक कर रसोई तक आता है। अपनी जान जोखिम में डालकर ये आपको शुद्ध पहाड़ी खाना खिलाते हैं। स्वाद ऐसा कि 5 स्टार रेटिंग भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपके वीडियो से तो हमारे गर्मियों के राशन का जुगाड़ भी हो जाएगा। दीदी, आपके हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा बसती हैं। इस कड़ाके की ठंड में आपके गर्मा गर्म सरसों के साग ने हमारे बच्चों की जान में जान डाल दी। भगवान आपका भला करे। ये आपका प्यार है बहन जी। हमारा काम बस यही है कि इन रस्सियों से गुजरने वाला कोई यहाँ से भूखा ना जाए। कमला बहन, मुझे माफ करना, मैं गलत थी। तुम्हारे बच्चों ने रस्सियों पर लटक कर पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मुझे पता है काकी, मेरी बहुएं और बेटे ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और अभिमान है। तभी वहां केबल तार के रास्ते एक लाल वीआईपी कार रुकी। जिले के टूरिज्म अधिकारी बाहर झांके। मैंने सिर्फ सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। इस बर्फीले तूफान में आपने इन रस्सियों के सहारे हवा में स्वर्ग बना दिया है। यह अकल्पनीय है। नमस्ते सर। बस इस खाली समय में मुसाफिरों की मदद और परिवार का गुजारा करने की एक छोटी सी कोशिश है। इसे छोटी कोशिश मत कहिए। इस हैंगिंग ढाबे ने राज्य के पर्यटन को एक नई पहचान दी है। अधिकारी ने टोकरी में एक सरकारी लिफाफा और चमकदार शील्ड रख दी। ये सम्मान पत्र है और रस्सियों की जगह पक्के लोहे की तारें लगाने के लिए 5 लाख रुपए की मदद भी। 5 लाख रुपए? दीदी, अब तो हम पक्का और बड़ा ढाबा बनाएंगे, वो भी लोहे के तारों वाला। अब हमें राशन के लिए कभी उन जंगली भालुओं से नहीं लड़ना पड़ेगा। राशन पहले ही जमा कर लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम वादा करते हैं इन तारों से गुजरने वाला कोई भी इंसान यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। मेरी बहुएं और बेटे आज सिर्फ इस घर की नहीं, पूरे पहाड़ की शान है। इनाम के पैसों से ढाबे को स्टील के ढांचे और लोहे की केबल से पक्का बना लिया गया। बालकनी से ढाबे तक पक्की जिपलाइन बन गई। बर्फीली वादियों में हवा में झूलता ये ढाबा अब एक मशहूर स्पॉट था। मेहनत ने हवा में भी कामयाबी का महल खड़ा कर दिया था। शहर के सबसे रईस और नवाबी खानदान अली विला में आज जश्न का माहौल है। इस घर के इकलौते वारिस फरहान की शादी जोया से हुई है। जोया एक खुले विचारों वाली लड़की है जो इस महल जैसे घर और यहाँ के शाही तौर तरीकों को देखकर हैरान है। आज घर की सबसे बड़ी हस्ती दादी जान ने सबको हॉल में तलब किया है। रजिया, तुम्हारी बहू तो माशाअल्लाह चांद का टुकड़ा है, लेकिन हमारे खानदान में सिर्फ खूबसूरती नहीं, सलीका देखा जाता है। जी अम्मी जान, जोया हमारे खानदान की हर रिवायत पर खरी उतरेगी। रजिया, आजकल की नाजुक लड़कियों के बस का कहाँ है हमारी रिवायतें निभाना। हमारे वक्तों में तो बहुएं हवा के रुख से पहचान लेती थीं कि किस चूल्हे पर क्या पक रहा है। ये किस रिवायत की बात हो रही है? मुझे तो मैगी के अलावा कुछ नहीं आता। रिवायत ये है नई नवेली दुल्हन कि इस घर में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 250 रसोइयां हैं। जो नई बहू रमजान के महीने में इन 250 रसोइयों का निजाम बिना किसी गलती के संभाल लेती है, असल में वही इस खानदान की बड़ी बेगम कहलाने के लायक होती है। और हाँ भाभी, मेरा खास डाइट वाला खाना रसोई नंबर 12 से आता है। उसमें नमक 1 चुटकी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ बहू, मेरे लिए खास नवाबी कबाब रसोई नंबर 55 में बनते हैं, जरा उनका भी ख्याल रखना। अगर मेरे कबाबों में जाफरान कम हुआ तो मेरा तो रोजा ही नहीं खुलेगा। अम्मी भाभी अभी नई हैं, घर के रास्तों से भी वाकिफ नहीं हैं। उन पर अचानक इतना बड़ा बोझ डालना ठीक नहीं है। शबाना बाजी, आप तो रहने ही दें। अम्मी जान सही कह रही हैं। मैंने तो अपनी शादी के पहले ही साल में 50 रसोइयों का काम अकेले संभाल लिया था। 250 रसोइया? दादी जान, मैं आपकी बहू हूँ या कोई 5 स्टार होटल की इवेंट मैनेजर? जबान संभालो लड़की, ये अली विला है। यहाँ सवाल नहीं किए जाते, हुक्म माना जाता है। कल से रमजान शुरू है।
250 रसोइयों की चाबियां जोया को सौंप दी जाएं। 250 रसोइयों का नाम सुनकर जोया के पसीने छूट जाते हैं। कल्लू मुंशी बड़े बड़े रजिस्टर और चाबियों का एक भारी गुच्छा लाकर जोया के सामने रख देता है। ये लीजिए छोटी बेगम, 250 रसोइयों की 250 चाबियां। और ये रहे रजिस्टर। 50 किलो ज़ाफ़रान, 200 किलो गोश्त और 100 किलो मेवों का रोज़ का हिसाब अब आपको ही रखना है। 1 भी ग्राम कम ज़्यादा हुआ तो जवाबदेही आपकी होगी। रमजान का पहला दिन, सहरी का वक्त, रात के 3 बजे अलार्म बजता है। जोया नींद में झूमते हुए उठती है। घर में नौकरों की भागदौड़ मची है। छोटी बेगम, रसोई 1 में नहारी बन रही है, 15 में मुर्ग मुसल्लम और 42 में शीर खुरमा। जरा चलकर बता दें कि फूफी जान के लिए कौन सा मसाला डालना है। रसोई नंबर 15, 42। अरे भाई, मुझे तो अपने बेडरूम का रास्ता ठीक से याद नहीं। जोया सबीना के पीछे पीछे भागती है। तभी नन्हे मियाँ दौड़ता हुआ आता है। बेगम साहिबा, रसोई नंबर 95 की गैस खत्म हो गई है। बिरयानी आधी पकी है। तो दूसरी रसोई से गैस ले आओ। अल्लाह, ये 85 नंबर कहाँ है? हाय अल्लाह बेगम साहिबा, आप भी ना। 15 नंबर रसोई पूरब में है और आप पश्चिम वाली पुरानी हवेली में आ गई। चलिए जल्दी, मैं दिखाती हूँ। हड़बड़ाहट में जोया 15 नंबर की जगह 150 नंबर में पहुंच जाती है, जो सालों से बंद थी। वहां सिर्फ मकड़ी के जाले मिलते हैं। डाइनिंग टेबल पर दस्तरख्वान सज चुका है। जोया थकान से चूर होकर खाना परोसने का हुक्म देती है, लेकिन कंफ्यूजन में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तौबा तौबा, रजिया ताईजान, ये क्या है? नहारी के साथ मीठी शीरमाल और बिरयानी कहाँ है? मैं ये बेस्वाद खाना नहीं खा सकता। अरे बाप रे, ये शीर खुरमे में लाल मिर्च किसने डाल दी? मेरा तो गला जल गया। मेरे 55 नंबर के कबाब कहाँ हैं? वो मुआफी चाहूंगा सरकार, वो छोटी बेगम साहिबा ने हड़बड़ी में मुझे 75 नंबर रसोई का मसाला दे दिया, जो मैंने मीठे में डाल दिया। देखा दादी जान, मैंने तो पहले ही कहा था, इन मॉडर्न लड़कियों को सिर्फ होठ लाल करने आते हैं। रजिया, ये नवाबी दस्तरखान है या किसी ढाबे का खाना? तुम्हारी बहू ने पहले ही दिन नाक कटवा दी। वो दादी जान, मैं पहली बार। जोया चुप रहो, यहाँ बहाने नहीं सुने जाते। कल से ध्यान रखना। रमजान का 10वां दिन, रात के 2:30 बजे। जोया समझ जाती है कि पूरे महीने ये भागदौड़ उसके बस की बात नहीं है। परिवार की रोज रोज के पॉलिटिक्स और तानों से बचने के लिए वो एक तरकीब निकालती है। उठो जोया, सहरी का वक्त हो गया है। उई अल्लाह, आउच! फरहान, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रसोई नंबर 50 का सारा तीखा मसाला मेरे पेट में डाल दिया हो। मैं अम्मी जान से कह देता हूँ कि तुम आज आराम करोगी। मैं तुम्हारे लिए किचन से ग्रीन टी ले आता हूँ। फरहान के जाते ही जोया आराम से मोबाइल निकालकर रील देखने लगती है और चिप्स खाने लगती है। लेकिन खिड़की के बाहर से चाची फरीदा की जासूस नौकरानी गुलशन ये सब देख लेती है। अच्छा, तो ये बीमारी का नाटक चल रहा है। अभी जाके फरीदा बेगम को ये वीडियो दिखाती हूँ। इफ्तारी का वक्त, शाम के समय पूरा परिवार मौजूद है। अरे रजिया भाभी, जरा अपनी लाडली बहू से पूछिए कि सहरी के वक्त जो जानलेवा पेट दर्द होता है वो इफ्तार में मटन कबाब देखकर कैसे गायब हो जाता है। फरीदा, तुम ये क्या कह रही हो? चाची जान सही कह रही हैं अम्मी। गुलशन ने खुद रात को भाभी को मजे से चिप्स खाते देखा है, बल्कि वीडियो भी बनाई है। और बेचारे फरहान भाई उनके लिए किचन में चाय बना रहे थे। खानदान के इकलौते वारिस से बावर्ची का काम करवा रही हैं ये। क्या मेरे पोते से चाय बनवाई? या अल्लाह, इतनी बड़ी मक्कारी! हमारे खानदान की बहू होकर काम से बचने के लिए झूठ बोलती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। जोया शर्म से पानी पानी हो जाती है। दादी जान, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस बहुत थक गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खामोश! तुमने इस खानदान के उसूलों से खलवार किया है। अब तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका है। परसों अलविदा जुम्मा और फिर ईद है। चांद रात और ईद के दिन 250 की 250 रसोइयां एक साथ खुलेंगी।
अगर तुमने अकेले उस दिन का मैनेजमेंट बिना किसी गलती के नहीं किया तो तुम्हें मायके भेज दिया जाएगा और घर की चाबियां निदा को मिलेंगी। रमजान का आखिरी दिन। जोया अपनी इज्जत और अपना घर बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। ईद की चांद रात को घर में मेला लगा होता है। जोया पागलों की तरह एक रसोई से दूसरी रसोई भाग रही है। बेगम साहिबा, रसोई 112 का घी खत्म है। छोटी बेगम, रसोई 210 का शेफ छुट्टी पर चला गया है। बेगम साहिबा, फूफी जान का कोरमा 175 में जल रहा है, जल्दी जाइए। बेगम साहिबा, सफियाबाजी के डाइट वाले खाने में फिर से नमक ज्यादा डल गया। बस करो। 112, 210, 175। मैं इंसान हूँ या कोई मशीन? मैं कहाँ जाऊं? लगातार 24 घंटे की भागदौड़, नींद की कमी, परिवार के तानों और भारी प्रेशर की वजह से जोया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो एक बड़ा सा पतीला उठवाते हुए चक्कर खाकर दालान के बीचों बीच बेहोश होकर धराम से गिर जाती है। जोया! पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हुआ है? अकबर साहब, इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एक्सट्रीम वीकनेस है। इनका बीपी बहुत लो है। अगर कुछ देर और ये इसी तरह भागती रहती तो कोमा में भी जा सकती थी। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रजिया बेगम जोया के पीले पड़े चेहरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। शबाना भी अपनी भाभी के पास रो रही है। लो, अब ईद के मौके पर नया नाटक शुरू कर दिया। बस चाची जान, एक लफ्ज और नहीं। आज अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा देता। फरहान सही कह रहा है। अम्मी जान, माफ कीजिएगा, लेकिन आज मेरी बहू की ये हालत आप लोगों के इन झूठे तानों और हमारी इस खोखली रिवायत की वजह से हुई है। अकबर, तुम अपनी माँ से जबान लड़ा रही हो। अम्मी जान, आपको याद है जब ये 250 रसोइयों की रिवायत बनी थी, तब इस घर में हमारे परदादा अपने 6 भाइयों के साथ रहते थे। तब घर में 20 बहुएं हुआ करती थीं, जो मिलकर काम बांट लेती थीं। आज मेरी बहू अकेली जान है। हमने अपनी झूठी शान के लिए एक बच्ची की जान दांव पर लगा दी। सही कह रहे हैं ये, मेरी बहू अकेली जान है। मैंने समाज और आप लोगों के तानों के डर से अपनी फूल सी बच्ची पर जुल्म किया। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे भी माफ कर दे अम्मी, मैंने भी भाभी का दर्द नहीं समझा, बस अपनी डाइट की पड़ी रही। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। दादी जान भी अपनी छड़ी के सहारे उठती हैं और जोया के बिस्तर के पास आती हैं। जोया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। दादी जान, वो 175 नंबर का कोरमा। अरे भार में जाए कोरमा और चूल्हे में जाए वो 250 रसोइयाँ। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अपनी जिद में ये भूल गई थी कि रिवायतें इंसानों के लिए बनती हैं, इंसान रिवायतों के लिए नहीं। सच दादी जान? सच बेटी, आज से इस घर में सिर्फ एक रसोई खुलेगी, वही मुख्य रसोई जिसमें हम सब के लिए प्यार से खाना बनेगा। और चाबियां तो क्या, इस पूरे घर की मालकिन तू ही है। मुझे भी माफ कर दे भाभी, अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे, कोई पॉलिटिक्स नहीं। और मैं वादा करता हूँ अब खाने में कोई कमी नहीं निकालूंगा, जो मिलेगा खुशी खुशी खा लूंगा। और मैं रोज सुबह तुम्हारे लिए रसोई नंबर 1, मेरा मतलब है मेन किचन से चाय बनाकर लाऊंगा। वैसे भाभी, आपकी वो पेट दर्द वाली एक्टिंग सच में पकड़ी गई थी, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप असल में इस घर की बड़ी बेगम हैं। अरे ननद जी, अब मुझे 250 नंबर याद नहीं रखने, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ईदी है। पूरा परिवार एक साथ हंसने लगता है। फरीदा और जुबैदा फूफी भी अपने बर्ताव पर शर्मिंदा होकर मुस्कुराती हैं और जोया के पास आती हैं। अगले दिन ईद का चांद नजर आता है। इस बार 250 रसोइयों में नहीं, बल्कि सिर्फ एक रसोई में खाना बनता है, जिसमें पूरा परिवार नन्हे मियाँ और कल्लू मुंशी सहित मिलकर हाथ बटाता है। जोया अपने इस ससुराल में पहली ईद बिना किसी डर और दबाव के पूरे परिवार के प्यार के साथ बहुत खुशी से मनाती है।